तो भाई अभी तारीख है 29 अगस्त, ठीक है। लगभग 56-57 दिन होने जा रहे हैं हमको प्रिपरेशन स्टार्ट करे। अभी बजने जा रहे हैं रात के 12। पढ़ाई लिखाई आज की ख़त्म हो चुकी है। आज का बहुत ज़्यादा आज तो नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ अब सब ट्रैक पे चल रहा है। बीच में थोड़ा सा पिछले 2-3 दिन काफ़ी डिमोटिवेट हो गए थे। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि जब भी मंथ के लास्ट के कुछ दिन आते हैं तब मेरी हेल्थ अच्छी हो जाती है और थोड़ा सा ना स्ट्रेस बढ़ जाता है। मतलब थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आता है, थोड़ा सा एंजाइटी ज़्यादा होती है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है, पढ़ाई लोड ज़्यादा लगता है, ठीक है। लेकिन हाँ हेल्थ बेटर हो जाती है मंथ के लास्ट में। मैंने देखा हर मंथ के लास्ट में ज़्यादातर मेरे साथ, मतलब पिछले 3-4 महीने से तो मैं नोटिस कर रहा हूँ हो रहा है। खैर पर्सनल बात छोड़ते हैं। तो बस अभी मैं फ्री हुआ, मैंने सोचा 2-3 दिन हो गए हैं वीडियो नहीं डाली है, कुछ शेयर नहीं करा है कि क्या चल रहा है लाइफ में, तो कर देते हैं। तो भाई पिछले 2-3 दिन मैं काफ़ी मतलब टूट गया था अंदर से। मुझे लगा कि यार अब तो 4 महीने बचे हैं। 6 महीने पहले स्टार्ट, मतलब 6 महीने सोच के स्टार्ट किया था, अब 2 ही महीने बचे हैं। लेकिन जब मैंने परसों मॉक टेस्ट दिया तो उसमें मेरे बहुत गंदे नंबर आए। मतलब मैं आधे घंटे बैठ के लगभग कमरे में रोया हूँगा। वैसे मैं एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं रोता भी हूँ, मतलब ऐसे पब्लिकली, लेकिन हाँ मतलब जेन्युइन बात है ये, मुझे लगा तुम्हें बतानी ज़रूरी है। ये भाई सबके साथ होता है, इसको कोई भी सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो तो बिल्कुल भी सीरियस मत लेना। अगर तुमने देखो दिल से मेहनत करी होगी तो तुम्हें डेफिनेटली रोना आएगा, एंड तुम्हें रोना चाहिए। मतलब अगर तुम्हें रोना आ रहा है तो तुम रो सकते हो। क्यों? क्योंकि तुमने मेहनत करी थी। जिसने नहीं पढ़ा उस टेस्ट के लिए बिल्कुल भी, और ऐसे ही मुँह उठा के दे आया या दे दिया तुमने घर पे बैठ के, नहीं नंबर आए तो तुम्हें कोई शौक नहीं लगेगा, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर तुमने एफ़र्ट्स करे होंगे ना और फिर नंबर नहीं आएंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा। एंड अगर बुरा लगता है तो हम इंसान हैं, हमें रोना आता है। मुझे तो आता है भाई, मैं रोया। एंड बहुत लोग ऐसे जज करते हैं कि लड़के हो रो कैसे सकते हो, तो ये सब चूतियापों से मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ, ठीक है। मेरी लाइफ भाई, मुझे कोई फीलिंग आ रही है, मुझे बुरा लग रहा है तो लग रहा है। अब मैं लड़का हूँ, उससे मेरे जेंडर से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो भाई मतलब काफ़ी बुरा हुआ पिछले 2-3 दिन। तो मतलब 2-3 दिन क्या, पिछले परसों नरसों वाले 2 दिन काफ़ी गंदे गए। मतलब टेस्ट दिया, बहुत गंदे नंबर आए। अब मैं तुम्हें बोलूँगा तो कोई नंबर तुम अपने दिमाग में बैठा लोगे, तो ये समझ लो कि जो जेई की कट ऑफ जाती है उसके 1/3 के आसपास नंबर थे, ठीक है। अब कट ऑफ कभी जाती है एक्स, कभी जाती है वाई, मेंस की बात हो रही है, तो उसके 1/3 नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर उतने थे। अभी नेगेटिव तो मैंने, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई चेक करने की, ठीक है। लेकिन भाई देखो मैं फिर से टेस्ट दूंगा अभी 1 हफ्ते बाद। टेस्ट इसलिए ज़रूरी है ना, वो बताता रहता है कि कहाँ गलती है। उससे मैंने काफ़ी सारे चेंजेस करे अपने शेड्यूल में। मैंने शॉर्ट लेक्चर्स को थोड़ा सा एलैबोरेट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि शॉर्ट लेक्चर्स ना, देखो शॉर्ट लेक्चर से तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं होते, इसलिए तुम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तुम फार्मूला बेस तो कर दोगे, मेंस तो निकाल लोगे, लेकिन अगर एडवांस का अच्छा खासा क्वेश्चन या मेंस का ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ गया तो तुम फंस जाओगे। इसलिए कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यही चीज़ मैंने वहाँ नोटिस करी। एंड मैंने इनऑर्गेनिक को एनसीईआरटी पे टोटली शिफ्ट कर दिया, और ऑर्गेनिक और फिज़िकल को मैंने पूरे तरीके से फुल लेक्चर्स और उस पर कर दिया, मतलब शेड्यूल में। फिज़िक्स भी मैंने प्रॉपर पूरी ऑन शेड्यूल कर दी, जो मेरे टॉपिक्स वीक हैं उनको रिवीजन पे लगा दिया, और मैथ्स भी मैंने प्रैक्टिस थोड़ी सी बढ़ा दी, ठीक है। तो मतलब उस टेस्ट में जैसा रिज़ल्ट आया था उससे मैंने जो जो सीखा मैंने सारा कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया। बस टेस्ट इसीलिए होते हैं, वो तुम्हें ये बताएंगे ना कि तुम क्या सही कर रहे हो या फिर तुम क्या गलत कर रहे हो। अब तुम बहुत बच्चे क्या करेंगे कि वो स्टार्टिंग में टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। मैं भी यही करता था 11th में, तो मैंने सिलेबस ही नहीं पढ़ा था, टेस्ट तो दूर की बात है। लेकिन जैसे मैं अपने फ्रेंड्स को देखता हूँ जो सिलेबस करते भी थे 11th में, क्या अभी भी जो सिलेबस करते भी हैं वो टेस्ट नहीं देते हैं। उनका मानना है कि भाई जब 11th ख़त्म हो जाएगा, पूरा 12th ख़त्म हो जाएगा, जब दिसंबर या नवंबर में जब हम सिलेबस पूरा ख़त्म कर लेंगे तब हम टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। तो भाई टेस्ट क्या होता है? टेस्ट का मतलब ये थोड़ी ना है कि बस तुम मतलब कि गेस कर पाओगे तुम्हारे नंबर कितने आएंगे, वो तो है ही नहीं ना, क्योंकि वो तो कभी तुम गेस ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि जेई बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल पेपर बनाता है। टेस्ट तुमको ये बताता है कि तुम्हारी गलती कहाँ पे है, तुम्हें क्या गलती इम्प्रूव करनी है। अब भाई तुमने 2 साल निकाल दिए
एक तरीके से प्रिपेयर करने में करते गए और लास्ट में तुम्हें पता चला कि हाय तुमको तो मतलब कि तुम्हारे तो कॉन्सेप्ट वीक हैं, तुम्हारी तो मेमोरी मतलब तुम्हें कुछ याद ही नहीं है, तुम्हें केवल कॉन्सेप्ट आते हैं लेकिन जो फॉर्मूले याद होने चाहिए थे। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट फॉर्मूले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन तुम देखो ना, एग्ज़ाम में 3 घंटा होता है, तुम अगर कॉन्सेप्ट को लेके बैठोगे और फॉर्मूले के कतई भी आइडिया नहीं होगा तो तुम फार्मूला डिराइव करने में ही अपना आधा टाइम निकाल दोगे। फिर क्या मतलब कि फार्मूला आधे टाइम में डिराइव करोगे, आधे टाइम में लगाओगे तो आधे ही सवाल तो लग पाएंगे। अगर तुम सोच के गए थे या फिर तुम्हें अगर लगता है कि तुम 50 सवाल लगा लेते और तुम्हारे 200 नंबर कुछ आ जाते तो वहाँ तो वो 100 ही आएंगे, तुम 25 ही सवाल लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने फार्मूला एक भी रटे नहीं, वहाँ से आके सारे डिराइव करे। तो ऐसा नहीं है कि रटना गलत है। देखो इस एग्ज़ाम में सब कुछ करना पड़ेगा तुम्हें, साम दाम दंड भेद रटना भी पड़ेगा तुम्हें। इनऑर्गेनिक में, केमिस्ट्री में, फ़िज़िक्स में कई फार्मूले होंगे, सॉलिड और फ्लूइड जैसे 1-2 चैप्टर होंगे जिसमें कुछ फार्मूले तुम्हें रटने पड़ेंगे, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, है ना, इलास्टिसिटी वगैरह, इसमें तुम्हें रटने ही पड़ेंगे। ठीक है, रैम्पिंग वगैरह में भी फार्मूले तुम्हें रटने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह आप मतलब कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट ना अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। अब सवाल लगाने के लिए आपको दोनों चाहिए, मेमोरी भी चाहिए, ये रटा भी होना चाहिए फार्मूला, और कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए। क्योंकि जहाँ समझने वाला है वो काम तो आप कर लोगे, लेकिन जहाँ फार्मूला अप्लाई होता है वहाँ आप अटक जाओगे और सवाल पूरा के सही नंबर मिलते हैं। ऐसा तो पार्शियल मार्किंग थोड़ी ना है कि अरे आपने सोचा सही था 2 नंबर आप ले लीजिए, 2 हम आपके काटे ले रहे हैं क्योंकि आपने फार्मूला नहीं याद रखा, है ना। तो ऐसा नहीं होता। तो अब आप ये बताओ, जब आप ऐसे नवंबर तक अपना सिलेबस ख़त्म करके जब दिसंबर जनवरी में टेस्ट दोगे तो आप इम्प्रूवमेंट कम करोगे। अब आपको पता चला जब आपने नवंबर या दिसंबर में टेस्ट दिया अपना सिलेबस ख़त्म करके कि आपको फार्मूले नहीं याद है, अब आप क्या करोगे? अब आप लास्ट के 2 महीने में फार्मूले रटोगे। अच्छा चलो ठीक है, आपको समझ में आया, आपने फार्मूले रटने शुरू करें। अब आपने फार्मूले जब रट लिए, अच्छा ऐसा तो है नहीं कि आपके प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं होगी या एक ही कमी होगी कि आपने फार्मूले रटे, कई कमी होंगी, 4-5 कमी। बिना कमी के भाई प्रिपरेशन कोई आदमी कैसे कर सकता है? ठीक है, कुछ ना कुछ कमी तो हो ही जाती है, वरना आप ऑल इंडिया रैंक 1 से भी ज़्यादा नंबर ना ले आते, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई कमी नहीं थी। अब आपने एक कमी सुधारी, अब आपको सारे फार्मूले फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ के जो रटने वाली चीज़ें हैं उनको रटने के लिए, अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीज़ें रटने वाली होती हैं, ठीक है। अब आपसे कोई कह दे कि तुम ये बता दो कि साइन सी प्लस साइन डी कितना होता है, तो तुम बोलोगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब ये मैं अगर डिराइव करने बैठूँ तो मेरे को 3-4-5 मिनट तो लगेंगे ना। तो मैं डिराइव करूँ कि तुम्हें बताऊँ कि मैं सवाल लगाऊँ, है ना। तो ये सब तुम्हें रटना पड़ेगा, समझे। ये सब ज़रूरी होती हैं चीज़ें, ठीक है। अब जैसे कुछ एक फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड उसका होता है शायद साइन 2 थीटा, ठीक है। एग्जैक्टली भी मुझे नहीं याद है, लेकिन जहाँ तक यही होता है, ठीक है। अभी मेरे को आजकल उसकी नीड नहीं पड़ी तो मैंने मतलब इतना नहीं याद रखा, लेकिन जहाँ तक यही होता है। तो ऐसे आपको फार्मूले ना याद रखने पड़ेंगे, वरना आप फंस जाओगे। अब आप लास्ट के 2 महीने में सारे फार्मूले रटने बैठे, ठीक है। अब ये आप मान के चलो कि अगर 30 चैप्टर फिज़िक्स में है, 30 केमिस्ट्री में, 30 मैथ्स में है, और एक चैप्टर के आपने मतलब ये समझ लो कि आपने एक दिन में 3 चैप्टर के फार्मूले रट डाले, तो भी आपको 10 दिन लग जाएंगे 90 चैप्टर के फार्मूले रटने में। आपके 10 दिन बर्बाद हुए, ठीक है। और अभी आपने सिर्फ फार्मूले रट पाया, फिर आपने एक टेस्ट दिया, अब आपको आपकी दूसरी गलती पता चली। दूसरी गलती मान लीजिए ये थी कि आपने फ़लाना चैप्टर में प्रैक्टिस कम कर रखी है, उसके आपसे न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, मतलब कॉन्सेप्ट आपको आता है, पता है क्या करना है, लेकिन कैलकुलेशन एरर आ रहा है, कैलकुलेशन ही सही नहीं। अब कैलकुलेशन हो एक ऐसी चीज़ थोड़ी ना है जो आप 5-10 दिन में सही कर सकते हो, उसको तो रोज़ जब आप खूब सारे सवाल लगाओगे तब वो सही होती है। लेकिन आपने क्या किया, आपने तो फार्मूला ठीक है रट लिए, एंड कॉन्सेप्ट वगैरह समझ लिए, जो सर ने क्लास में सवाल कराए इलस्ट्रेशंस वो कर लिए, एक्स्ट्रा कुछ प्रैक्टिस ही नहीं करी, है ना। या जो आपने बुक से करी बस उतना ही सवाल करे, मतलब मोर देन इनफ वाला काम नहीं किया आपने बस इतना कर लिया कि हाँ ठीक है कहने भर को हो जाए, तो फिर भाई कहने भर को नंबर आएंगे, है ना। अब आप अपना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करोगे, तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना कोई 1-2 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, 1.5 महीने में नहीं होता। उसको आप मतलब ये समझ लो कि आप जब तक लगभग 1000 घंटे नहीं दे दोगे तब तक तो आप छोड़ ही दो कि आपकी कैलकुलेशन एकदम अच्छी होने लगेगी, ठीक है।
मतलब 500-600-700 घंटे तो आप मान के चलो कि इतने घंटे तो लगभग आप सवालों के साथ जब बिताओगे तब आपको तब समझ में आएगा कि नहीं नहीं अब कैलकुलेशन कुछ इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, तो अब आपके पास इतना टाइम तो होगा नहीं लास्ट में। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग से ही टेस्ट देना शुरू करो। ठीक है, और देखो ऐसे दिया करो टेस्ट। मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने 6-7 चैप्टर मान लो ख़त्म करे। ठीक है, मैंने मान लो आप ऐसे मान लो कि मैंने 3 चैप्टर फिजिक्स से ख़त्म करे, 3 केमिस्ट्री से, 3 मैथ से, और आज मुझे टेस्ट देने का मन है, या फिर आज मैंने सोचा है अपने शेड्यूल में कि आज मैं टेस्ट दूंगा। एंड हाँ, टेस्ट के साथ एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप 1 घंटा मतलब 3 घंटा टेस्ट दे रहे हो तो कम से कम 1 घंटा इन्वेस्ट करो उसको एनालाइज़ करने में, क्योंकि आपने टेस्ट दिया एंड उसको एनालाइज़ नहीं किया तो आपको अपनी गलतियाँ ही नहीं पता चलेंगी। जब गलतियाँ नहीं पता चलेंगी तो टेस्ट देने का फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है ना। चेक तो करके नंबर तो चाहिए, मेंस वाले भी दे देंगे, लेकिन उससे गलतियाँ पता करनी है आपको ताकि अपने सुधार सको। ठीक है, तो अगर आप 3 घंटे का टेस्ट देते हो टाइमर लगा के, तो 1 घंटा 1.5 घंटा दो उसको पूरा समझने में कि कहाँ गलती हुई, सिली मिस्टेक हुई तो क्या सिली मिस्टेक हुई। एंड अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, ठीक है, मान लो अगर आपके पास 10 महीने तक का टाइम है, तो आप एक अलग से कॉपी बना लो, मतलब 10 महीने या उससे ज़्यादा, या 8 में भी काम हो जाएगा। उससे कम हो तो फिर इस बवाल में मत पड़ना। ठीक है, बस अच्छे से लेकिन एनालाइज़ कर लेना। तो आप एक कॉपी बना लो, उसमें प्रॉपर लिखते जाओ कि आपने किस टेस्ट में क्या गलती करी थी। ठीक है, मान लो आपने कोई सिली मिस्टेक करी थी तो आप प्रॉपर लिखो कि फ़लाने क्वेश्चन में मैंने क्या सिली मिस्टेक करी थी और उसे सुधारो आप। ठीक है, 2-3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो आप अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हो, उसको वहाँ पे सॉल्व करके देखो उस कॉपी में, और एक जो आपको आता था वो गलत हो गया वो करके देखो, और जो सही था उसको छोड़ दो। मतलब 2 तरह के क्वेश्चन आपको उस कॉपी में करने हैं, या तो इनकरेक्ट या अनअटेम्प्टेड। ठीक है, तो ये उनके लिए है, मतलब ये टिप है, स्पेशल टिप है मेरी तरफ से। आपके पास अगर 8 से 10 महीने या फिर उससे प्लस टाइम बचाओ तो ही ये करना, वरना अपना टाइम मत बर्बाद करना। मतलब ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि 10 में से आपको 1% मतलब तो ऊपर बढ़ाई देती है। ठीक है, 10% हेल्प तो इससे होती है। मतलब अगर आपके 10 कैलकुलेशन गलत हो रहे होंगे तो अब शायद 9 ही गलत होंगे, है ना। तो यहाँ से ये थोड़ा सा आपको फ़ायदा देती है। देखो फ़ायदा तो हो गई, कितना भी आप छोटा छोटा एफर्ट डालो, कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट तो आपको होता ही है। ठीक है, तो इसका भी ये एक तरह का बेनिफिट कहीं ना कहीं तो आपको देगा ही। ठीक है, तो बस यही है कि आप स्टार्टिंग से टेस्ट देते रहो, है ना। मैं यही करता था, जैसे मैंने 3 चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री, 3 मैथ्स, 3 ऐसे करके तीनों के कर लिए। तो अब मैं ऐसे करता था, जैसे 3 9 हो गए। अब मैं 300 को 9 से पहले डिवाइड करता था। ठीक है, फिर मैं देखता था कि एक चैप्टर के मैं टोटल कितने सवाल लगाऊं कि सारे चैप्टर के बराबर सवाल लगा के मेरे टोटल मार्क्स 300 बने। एंड फिर मैं उस चैप्टर के उतने ही सवाल किसी भी पुराने ईयर का, जैसे मैं 2021 के क्वेश्चंस उठाए थे अभी रिसेंटली, और जैसे ग्रेविटेशन कर लिया तो ग्रेविटेशन के 2021 के सवाल उठाए, 12 सवाल, शायद 12-13 सवाल उठाए थे। मतलब यही एवरेज आ रहा था कि 12.5 सवाल या 12 सवाल आप लगाओगे। 12.5 ऑब्वियसली कैसे लगा सकते हो, नेचुरल नंबर्स में आपको सवाल लगाने होते हैं। तो 12 से 13 सवाल लगाने पे मेरे मतलब हर चैप्टर से, मतलब शायद मेरे 6 चैप्टर थे, हाँ टोटल 6 चैप्टर थे, मैंने 2-2 कर रखे थे तीनों से। तो अगर मैं हर चैप्टर के 12 से मतलब आ तो रहा था 12.5, लेकिन आप 13 या 12 चैप्टर सवाल लगा लो हर चैप्टर के, तो लगभग 300 बन रहे थे। तो इस तरह से मैंने किया था। जितना सिलेबस हो गया उसका तो टेस्ट देते ही जाओ। ठीक है, जो नहीं हुआ है उससे आप ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाओगे और आपका टाइम ही वेस्ट होगा। मतलब अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, फिर कह रहा हूँ, तो आप पूरे का टेस्ट दो। ठीक है, टोटल 300 में से आपके 30 नंबर आएंगे, आपने 50 का प्रिपेयर किया है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उतने का ही टेस्ट दो जितना आपने प्रिपेयर किया है। ठीक है, लेकिन उसको दो टोटल 300 में से ही, और 3 घंटे का टाइमर लगाओ, पानी वानी लेके बैठो। और मैं तो कहता हूँ पानी वानी लेके मत बैठो, पी के बैठो, पानी वानी रख दो साइड में। मतलब आप और हाँ, और सबसे बढ़िया जो एग्ज़ाम का मतलब प्रॉपर टाइमिंग होता है, जैसे मेरे को जैसे 9 से 12 एंड फिर 2:30 से 5:30, हाँ जहाँ तक यही होता है। तो इसमें आप एक बार आप अब चेक कर लेना ज़रूर गूगल से, एंड उसी टाइम में टेस्ट देने का कोशिश करो। एंड उसमें ट्राई करो कि आप ना वॉशरूम जाके अपना टाइम बर्बाद करो। मतलब आप जब रोज़ बैठने लगोगे ना उस टाइम पे, तो अपने आप ना उस टाइम वॉशरूम लगेगा, ना आपका फोकस डेविएट होगा, ना आपको नींद आएगी, ना आपको भूख लगेगी, ना आपको प्यास लगेगी, मतलब एक्सेस में। ठीक है, तो ये सारी टिप्स काम करेंगे आपके लिए, तो आप टेस्ट ज़रूर देते रहो। बस भाई रिसेंटली मतलब मैंने यही सीखा, एंड अभी तो मैं मतलब एकदम डाउनफॉल से गुजरा हूँ। मतलब अभी मैं पिछले 10-15 दिन से मैं अच्छे से मेहनत कर रहा था, पर लास्ट के 2-3 दिनों में मैं काफ़ी थोड़ा दुखी हो गया। एक तो स्कूल वालों ने बुला लिया, पता नहीं उन्हें क्या लैब मैनुअल वगैरह का कुछ काम है, और फिर मतलब कि बुलाएंगे मतलब अभी वो,
एंड मेन प्रॉब्लम वो नहीं है, उससे मुझे क्या ही दिक्कत है, मतलब थोड़ा सा ना बर्नआउट आपको ज़रूर होगा। मतलब ये समझ लो कि मेरे से जब मैं नहीं पढ़ता था 11th में, तब मेरे से जो लोग कहते थे कि जेई प्रिपरेशन कैसी चल रही, तो मैं बोल देता था ठीक है चल रही है, अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, मतलब कुछ भी झूठ झूठ के कुछ भी मैं कहानी बेच देता था। लेकिन अब जब मेरे से कोई जेई प्रिपरेशन कहता है ना, तो मैं चलते चलते रुक जाता हूँ। मैंने उसे फेस किया है अपने आँखों के सामने से कि भाई कितना कठिन होता है। मतलब अब जब मैं रोज़ 12-12 13-13 घंटे बैठ के पढ़ता हूँ, 14 घंटे, तो मुझे फ़ील होता है कि भाई नहीं भाई कुछ होता है जी, ठीक है। तो अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि यार बहुत कठिन है, तो समझ लेना कि भाई सबके लिए कठिन है। जो झेल जाता है कठिनाई को, मतलब जो गिव अप नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा जो सारे सवाल लगाता है, जो सब PYQ लगाता है, जिसको सब समझ में आता है उसका होता नहीं, होता उसका है जो गिव अप नहीं करता है, ठीक है। जिसके दिमाग पे इतना स्ट्रेस होता है, सुसाइडल थॉट्स वगैरह भी आ जाते हैं कुछ बच्चों के, तो वो जो सबको बियर कर गया वो निकल जाता है, उसकी नैया पार हो जाती है। और जो ये सब नहीं झेल पाया, फिर वो बैठा रह जाता है। एंड पता है, रिसेंटली खुद को मोटिवेट करने के लिए ना, खुद से कभी कभी झूठ भी बोल सकते हो तुम, ठीक है, या फिर सच, मतलब जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं तो दोनों ट्राई करता रहता हूँ। अभी जैसे रिसेंटली मैंने अपने लिए एक छोटा सा आर्टिकल ऐसा लिखा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या लिखा है कि देखो, एक एवरेज बच्चा जो होता है वो 3 से 4 घंटे पढ़ता है, ठीक है। जो 11 से पढ़ाई एकदम शुरू कर देता है शिद्दत से, मतलब एवरेज मैं बोल रहा हूँ, अबव एवरेज, ठीक है। एवरेज बच्चा तो 1-2 घंटे शुरू करता है, 2-4 महीने तक पढ़ता है, बंद कर देता है। मतलब 60% ऑफ द पॉपुलेशन तो यही करती है। 40% की मैं बात कर रहा हूँ जो 3 से 4 घंटे स्टार्टिंग से पढ़ने लगते हैं, मतलब कुछ 3-4 महीने तक तो पढ़ते ही हैं। एंड फिर लास्ट में लगभग 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो 3-4 घंटे पूरे 11th पढ़े हैं, ठीक है। और वो भी मतलब हर दिन तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हाँ 3-4 घंटे पढ़े हैं लगभग 20 दिन 1 महीने के, क्योंकि वो कोचिंग वगैरह भी जाते हैं। तो ये सेल्फ स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोचिंग में ना जो टीचर सिखाएगा बस वही आपको आएगा, लेकिन सेल्फ स्टडी से सब आपके दिमाग में फीड होगा, खास करके जब आपके टीचर बहुत अच्छे ना हो। तो एक जो टॉप का 20% में जो बच्चा आता है, 80% तो एम ही है सब, उनको तो हटाई दो, उनको गिनो ही मत। जो 20% बच्चा है, यानी आप समझ लो कि अगर 10 लाख बच्चा बैठ रहा है तो 2 लाख बच्चे, या अगर 12 बैठ रहा है तो लगभग 2,40,000 बच्चे जो हैं वही, मतलब 11 पूरा 3-4 आवर्स पढ़े हैं, ठीक है। दो ही और कम होगा थोड़ा नंबर में, तो क्या पता 12 लाख में ही 2 लाख बच्चे ऐसा करते हों, ठीक है। तो और जैसे कोई नॉन अटेंडिंग बंदा है, ये तो अटेंडिंग वाले की बात हो गई, कोचिंग भी जाता है, स्कूल भी जाता है। अच्छा, जो नॉन अटेंडिंग है वो कोचिंग भी जाता है, स्कूल भी जाता है, लेकिन नॉन अटेंडिंग किड्स के साथ दिक्कत क्या है ना, कि वो मान लो पढ़ तो लेते हैं 6 घंटे रोज़, ठीक है, लेकिन उनके पास कंसिस्टेंसी नहीं होती, डिसिप्लिन नहीं होता, क्योंकि उन्हें ऐसा है ना, उनको बिल्कुल आज़ाद परिंदा बना दिया है। वो कोचिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी से नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें स्कूल से आदत उनकी छूट चुकी होती है, खुद को आज़ाद परिंदा समझते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब नॉन अटेंडिंग बुरा है, मैं खुद ही नॉन अटेंडिंग हूँ भाई, बहुत अच्छा है। लेकिन वही बात है ना कि ज़्यादातर के साथ क्या होता है, मैं वही बता रहा हूँ। पढ़ तो भले ही 6 घंटे लेते हों रोज़, मतलब 11th की एकदम स्टार्टिंग से, लेकिन वो महीने के 15 दिन से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 साल में वो मैक्स टू मैक्स लगभग 2,500 या 2,000 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैं 6 घंटे उनके महीने के 15 दिन जोड़ूँ, यानी लगभग दिन के 3 घंटे अगर मैं नॉन अटेंडिंग वाले के रोज़ के जोड़ूँ, 11th की पहली दिन से और 12th के आखिरी दिन तक, ठीक है। पता है एवरेज वेरिएशन आएगा, लेकिन आप ऐसे जोड़ो ना कि वो महीने के 15 दिन पढ़ता है भाई, मतलब हर दूसरे दिन पढ़ता है और रोज़ 6 घंटे पढ़ता है। इससे ज़्यादा तो नहीं पढ़ता होगा नॉन अटेंडिंग वाला एवरेज बच्चा, जो टॉप मतलब 2-2.5 लाख रैंक वाला, बिल्कुल कुछ खास उम्मीदें नहीं, लेकिन ठीक ठाक। तो वो लगभग 2,000 घंटे पढ़ता है। और जो अटेंडिंग वाला होता है, जो 3-4 घंटे पढ़ता है महीने के 20 दिन 22 दिन, वो लगभग 2,000 घंटे, मतलब 2,000 घंटे में से कुछ कम पढ़ता है टोटल 2 साल में, 12th के एकदम लास्ट तक, ठीक है। और जैसे तुम अगर आप पढ़ना शुरू करो, मान लो तुम्हारे पास आज से 6 महीने हैं, ठीक है, मैं 6 महीने का तुम्हें स्ट्रेट बताता हूँ जो मैंने स्टार्ट किया था। तो अगर तुम रोज़ 11+ आवर्स पढ़ते हो, देखो पहले दिन से तो 11+ नहीं पहुँच जाओगे, लेकिन धीरे धीरे अगर तुम 1 हफ्ते में अपनी आदत 8-10-11 पहुँचा लेते हो, फिर उसको मेंटेन कर लेते हो 11+ आवर्स और लगभग 6 महीने स्ट्रेट, है ना। अब देखो स्ट्रेट का मेरा मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल तुम ना इसमें बीच में बीमार पड़ोगे ना तुम थकोगे, ऐसा कुछ नहीं, तुम थकोगे बीमार पड़ोगे,
लेकिन तुम्हारा एवरेज 11 प्लस रहना चाहिए। मान लो कि तुम 1-2 दिन थोड़ा बीमार हो गए या लो फील करे तो तुमने 8 ही 8 घंटे पढ़ा 2 दिन, तो जब तुम हाई फील करो जिस दिन, उस दिन तुम ये टारगेट लो कि आज मुझे अच्छा लग रहा है, आज टॉपिक भी मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है, मेरी हेल्थ भी ठीक है, मेरे पास टाइम भी है, तो आज मैं 14 घंटे मार देता हूँ ताकि फ्यूचर में मैं कभी बीमार पड़ूँ तो एक तरह से मेरा एवरेज ना बिगड़े। ठीक है, ये आप सोच के चलना स्टार्टिंग से। ठीक है, जिस दिन आपको लगे कि आज मार सकते हैं 14 घंटे, मार देना साले को। ठीक, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो और 11 घंटे प्लस तो मतलब बना के चलना। अगर आपके पास 6 महीने बचे हैं, मैं तो मतलब अपना बता रहा हूँ, आप अपना कर सकते हो। तो आप ये देखो कि तो जब 2 साल ख़त्म होंगे तो लगभग मेरे और जो नॉन अटेंडिंग रोज़ 3-4 घंटे 6 घंटे पढ़ने वाले बच्चे होंगे, मतलब महीने के 15 से 20 दिन, उनसे मैं लगभग 100 घंटे ही पीछे होऊंगा। ठीक है, 100 घंटे कुछ नहीं होते। अगर आप रोज़ 10 घंटे पढ़ना जानते हो तो 10 दिन की बात है बस, और आप उनके बराबर आ जाओगे। 12 पढ़ना जानते हो तो फिर तो 10 दिन की भी बात नहीं है आपके लिए, है ना। लेकिन इसमें थोड़ा ना कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और लॉन्ग सिटिंग हैबिट ज़रूरी होती है। लेकिन अब आप ये देखो, अब आप उनसे एडवांटेज पाओ। अब भले ही उनसे 100 घंटे पीछे हो, लेकिन आप इस तरीके से देखो कि वो उनने ना कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ा है, उनने महीने के 15 दिन या महीने के 20 दिन पढ़ा है, लेकिन आपने महीने के 30 या 29 जितने भी दिन है महीने में आपने पढ़ा है, 29 के 29 दिन पढ़ा है। किसी दिन 6 पढ़ा है, किसी दिन 10 पढ़ा है, किसी दिन 12 पढ़ा है, लेकिन आपने पढ़ा रोज़ है। तो उनके पास एक चीज़ नहीं है कंसिस्टेंसी, वो आपके पास है। उनके पास दूसरी चीज़ नहीं है डिसिप्लिन, वो आपके पास है। क्यों? क्योंकि 2 साल में ऐसे बहुत मोड़ आएंगे, बहुत सारे त्यौहार उनने मनाए होंगे, बहुत बार वो घर में ही पार्टी वार्टी करे होंगे, इधर उधर घूमने खाने पीने। लेकिन आपके पास क्योंकि स्टेट 6 महीना था, तो आपको समझ में आ गया कि नहीं, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता कुछ करना एक्स्ट्रा, तो आपने सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया। तो अब आपके पास है कंसिस्टेंसी, आपके पास है डिसिप्लिन। और हाँ देखो, उनको मैक्स टू मैक्स 6 घंटे बैठने की आदत है, और आप 11-12 आराम से रोज़ आप पहुँचा रहे हो। ठीक है, मिनिमम मतलब 11 एंड मैक्सिमम 14, मतलब इस बीच में आपका ब्रैकेट लाई करता है। तो आप 2-3 चीज़ों में उनसे ऑलरेडी आगे हो चुके हो। ठीक है, भले ही आप उनसे 100-150 घंटे पढ़ाई में पीछे हो। ठीक है, आपका सिलेबस उनसे 75% हुआ है। अगर उनका 10 चैप्टर हुआ है तो आपका 7.5 ही हुआ है। अगर उनका 100 चैप्टर हुआ है तो आपके 75 ही हुए हैं। लेकिन फिर भी आप मतलब उनसे कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और लॉन्ग सिटिंग हैबिट, मतलब स्टैमिना में आप उनसे बहुत आगे हो। और मेन चीज़ इन्हीं का है। ठीक है, मेन गोल इन्हीं का है। मतलब मेन ये नहीं होता कि आप बहुत कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, या आप कितनी लंबी लंबी हाँक लेते हो, या कितने सवाल लगा लेते हो। अगर आपकी सिटिंग अच्छी नहीं है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपकी सेटिंग बहुत अच्छी है, तो भले ही आप डम्बो हो, लेकिन मतलब अपने आप को डम्बो समझते हो, डम्बो तो कोई नहीं होता, तो फिर भी आप मतलब अच्छा कर ले जाओगे। बस आपको सिटिंग सीखनी है, मतलब कैसे बैठे लंबे लंबे घंटे तक। और वो कहीं से सीखा नहीं जाता भाई, आप धीरे धीरे बढ़ाओगे, और आप फिर आपको खुद ही लगेगा कि नहीं भाई अब तो हो रहा है। स्टार्टिंग में आँख पीठ सब दर्द करेगी, बस उसको सह जाना। देखो, जो सह गया उसका हो गया, मैं तो साफ बोलता हूँ। ठीक है, एंड अब देखो, अब जब तक जेई मेंस आएगा ना, तब तक आप में उनमें 100 घंटे की पढ़ाई का डिफरेंस होगा। वो आपसे 100 आगे भी हो सकते हैं, कुछ 100 पीछे भी होंगे। लेकिन मैं मान लेता हूँ कि टॉप का 1 लाख बच्चे में आप कहीं पे हो गए। ठीक है, मान लो आप 50,000 पे हो, 100 लगभग 49,999 बच्चे आपसे आगे हैं, और इतने ही लगभग कुछ भी मान लो, ऐसे ही अप्रॉक्स नंबर आपसे पीछे हैं। ठीक है, लेकिन अब आपके पास वो चीज़ है जो मेजॉरिटी के पास नहीं है। क्या? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और लॉन्ग सिटिंग हैबिट। ये सबके पास नहीं होती भाई। ये लगभग टॉप के 12-13 हज़ार बच्चों के पास भी मतलब लास्ट में ही आती है। स्टार्टिंग में तो मतलब लास्ट के 6 महीनों में तो नहीं होती है उनके पास, यही आती है लास्ट के 1.5-2 महीनों में मेंस के, तब उन्हें भले ही आ जाती हो। बाकी अगर आप स्टार्टिंग से देखो तो कुछ ही 2-3-4 हज़ार बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से 12-12 घंटे पढ़ रहे होते हैं, उनकी रैंक भी फिर बहुत अच्छी आती। हालांकि हमारा उनसे कंपटीशन ही नहीं है। हमारा एम है कि हमारी 6-7 हज़ार 5 हज़ार के अंदर रैंक आ जाए, हमें एक डिसेंट IIT मिल जाए विद अ डिसेंट ब्रांच, बस। तो 5-6 हज़ार रैंक इज़ वेरी गुड फॉर IIT। ठीक है, मतलब लोग अभी उसको ओवरलुक करेंगे, जो नए नए है ना 11th के चिलकोजे, वो यही सोचेंगे कि भाई IIT बॉम्बे CS, भाई अच्छी चीज़ है, तुम अच्छे बड़े सपने देख रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ 90% जो ये सपना देख रहे हो ना भाई, 12th में जब आओगे तो तुम्हें पता चलेगा नहीं भाई 5,000 रैंक तो बहुत अच्छी है। बहुत बच्चे तो NIT पे शिफ्ट हो जाते हैं, बहुत तो कहते हैं भाई बस बोर्ड में पास हो जाऊँ। मैं तो बहुत ऊपर का एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है,
तो वही मैं बोल रहा हूँ कि लॉन्ग सिटिंग हैबिट मेजॉरिटी की नहीं होती है, ठीक है। स्टार्टिंग से होती है 2-3 हज़ार की, और लास्ट में आते 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 10-11 हज़ार लोगों, जो बच्चे टॉप के होते हैं, बस उन्हीं की होती है लॉन्ग सिटिंग 1-1.5 महीने में जो लास्ट के बनती है, ठीक है। तो अब आप देखो, अब मेंस में तो चलो ठीक है, वो आपसे 100 घंटे आ गए, 200 घंटे आ गए, 300 घंटे आ गए, ठीक है, लेकिन आपके पास हैबिट है, डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी। अब आपने मेंस दिया, अब एडवांस के लिए आपके पास, मान लो आपने जनवरी वाला दिया है और एडवांस जून में है, आपके पास लगभग बोर्ड वोर्ड का अगर सब हटा दें तो 3 महीने मोटे मोटे हैं। तो अगर आप इन 3 महीने में हर दिन 12 घंटे पढ़ते हो, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लो कि आप उनसे कितने आगे निकल जाओगे, ठीक है भाई। उनकी हैबिट क्या है, उनकी हैबिट है 6 घंटे 8 घंटे, ठीक है। एंड उसमें भी वो हफ्ते में फिर मतलब 7 दिन नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, हफ्तों के 7 दिन वो पढ़ भी नहीं सकते हैं, देखो। और आप पढ़ रहे होगे महीने का लगभग 360 घंटा, मैं मान के चलता हूँ आप रोज़ 12 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप महीने का लगभग 360 घंटा पढ़ रहे होगे, और 3 महीने में आप पढ़ रहे होगे लगभग 1080 घंटा। और वो लगभग पढ़ेंगे 500 600 700 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, 800 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो फिर भी वो आपसे 250-300 घंटे पीछे, प्लस आपके पास कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और लॉन्ग सिटिंग आवर्स की पावर है। तो इससे आप उनसे बहुत आगे निकल गए होगे। अगर आपकी रैंक टॉप 50,000 30,000 में भी होगी ना, तो अभी आप आराम से 5-6 हज़ार टॉप में आ चुके होगे। और फिर आपको मतलब बस मेहनत करते जाना है, ठीक है, आपको मेहनत करते जाना है। जो स्टार्टिंग में 11 से पढ़ रहे हैं डेफिनेटली वो आपसे आगे होंगे, लेकिन आपको ना हिम्मत नहीं हारनी। मैंने बताया, वो नहीं जीतेगा जिसने बहुत सवाल लगाए हैं, जिसको बहुत स्ट्रैटेजी आती है, जिसके टीचर बहुत हेल्पफुल हैं, जिसकी कोचिंग बहुत महंगी है। जीतेगा वो जिसने छोड़ा नहीं, है ना। जेई इज़ लाइक अ बोट, वेव आ रही है, वो बोट पलटने की कोशिश कर रही है, वो वेव भी उस बोट को पलटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप वो बंदे हो, उस बोट पे राइड कर रहे हो जो उस बोट को छोड़ने को तैयार नहीं हो। आपकी ज़िद बताएगी कि आपको कितना जेई चाहिए, बस। तो देखो यार, बातों करते करते रात के 12:08 हो गए हैं, 30 अगस्त चालू हो गया है, परसों मुझे स्कूल भी जाना है, और मुझे कल सुबह 5 बजे तरफ उठ के पढ़ाई लिखाई भी करनी है। मैंने सोचा कि चलो काफ़ी दिन हो गए हैं, थोड़ा वीडियो बना लेते हैं, मेरा भी थोड़ा मन बदल जाएगा, और मतलब जो देख रहा होगा उसका भी थोड़ा भला हो जाएगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि लास्ट में भाई तुम सभी वीट कर दोगे, तुम बस मेंस तक अपनी जी जान लगा दो, तब उसके बाद फिर एडवांस के लिए तो मतलब वही है ना कि अपने घर में तो फिर कुत्ता भी शेर होता है, उसी तरीके से एडवांस के लिए तो सभी पढ़ते हैं। ठीक है, अब रिलेट तुम ना कर पाए उस एग्जांपल से तो बात अलग है, मेजॉरिटी तो कर ली होगी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि पढ़ लो, मतलब मेंस के लिए दबा के पढ़ लो, एडवांस तक तो सब पढ़ने लगते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, एक सच बताता हूँ, लास्ट के 2.5-3 महीने में सब पढ़ेंगे, ठीक है। आप पहले शुरू करोगे तो आप ज़्यादा बेटर रहोगे, या तो फिर आपकी हैबिट हो या आप उनसे बेटर करो, क्योंकि लास्ट के 2.5-3 महीने में सब 6-6 7-7 घंटे तो मिनिमम पढ़ेंगे ही सब। और या तो फिर आप तब 16-16 18-18 घंटे पढ़ो, या आप 5-6 महीने पहले स्टार्ट कर दो पढ़ना। मतलब अगर आप नहीं कर रहे हो तो कर रहे हो तो फिर तो 4 चांद लगा सकते हो आप भाई, टॉप 500 क्या टॉप 100 में भी आ सकते हो पढ़ते 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 पढ़ते। वो तो फिर तो कोई वही नहीं है ना, मैं क्या टॉप 10 में भी आ सकते हो, शायद ईयर 1 भी आ सकते हो, वो सब अलग चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको बस कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और अपनी सिटिंग हैबिट, हार्डवर्क, इन सब पे बिलीव करना है, ठीक है। और भाई सबकी सिचुएशन में एक पॉइंट आता है जब उन्हें लगता है कि उनसे नहीं होगा, वो आईआईटी मटेरियल नहीं है, तो भाई अपने दिमाग से निकाल दो कि आईआईटीएन बनने के लिए तुम्हें कोई आईआईटी मटेरियल बनना पड़ता है, ठीक है। हर आईआईटीएन इस चीज़ से गुजरा है, ठीक है। हर आईआईटीएन ने घिसी है, ठीक है। हर आईआईटीएन की ऐसी तैसी हुई है इस जर्नी में, तब जाके आईआईटी पहुँचे, ठीक है। अगर नेचर को आपको कोई चीज़ देनी होती है ना, तो वो आपको टेस्ट करती है, ठीक है। वो हर तरह से आपको टेस्ट करेगी। अब नेचर आपको इस एग्ज़ाम के फॉर्म में टेस्ट कर सकती है, छोटी छोटी लाइफ के चीज़ों में आपको टेस्ट करती है। कभी कभी वो ऐसे टेस्ट करती है कि मान लो कि नेचर आपको एक बहुत अच्छा टीचर या एक बहुत अच्छा कह लो टेस्ट सीरीज़ वगैरह, मतलब कुछ भी आपको सपोर्टिव देना चाहती है, लेकिन पहले आपको टेस्ट करेगी। शायद आपको जुकाम हो जाए और आप उसमें पढ़ो ही मत, तो नेचर समझ जाएगी कि नहीं यार इतना डेडिकेशन नहीं है, एक मतलब 4-5 खांसी के आ गई इसने तो पढ़ाई छोड़ दी, तो फिर आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने हार्डवर्क किया, आपको खांसी आ रही है, आपको जुकाम है, फिर भी आप उस दिन अपना बेस्ट नहीं लेकिन अपना वर्स्ट भी नहीं दे रहे हो, तो आप में दम है, ठीक है। तो नेचर आपको आपका रिवॉर्ड डेफिनेटली देगा, ठीक है। मैं तो भाई कर्मा बिलीवर हूँ, मतलब मुझे मूर्ख लगते हैं वो लोग जो इस पर नहीं मानते। अब अपना अपना है ना। तो अपना देखो बेस्ट करो,
लगे रहो एंड सबकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है जब आप सब कुछ बदल सकते हो, तो आपकी टर्निंग पॉइंट यही है। और सबको यही लगता है कि भाई मुश्किल है, स्टार्टिंग में सबको ऐसा लगेगा कि भाई हमारे लिए तो पीस ऑफ केक है, हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं ये वो, लेकिन लास्ट में आते आते बहुत लोगों को ऐसा लगने लगता है। और कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि उन्हें रियलाइज़ हो रहा है, नहीं भाई तुम्हें सिर्फ लग रहा है, ठीक है, तुम्हें सिर्फ लग रहा है, सबको लगता है भाई, सबको लगता है, सबके डाउनफॉल्स आते हैं, ठीक है। तुम किसी भी जेई एस्पिरेंट से पूछ लो भाई, मैं तुम्हें बताऊँ, मेरे जितने भी दोस्त हैं जेई एस्पिरेंट हैं, या फिर कल को जब मैं आईआईटी में जाऊंगा, या मैं जब भी मेरे से कोई जेई मेंस की बात करता है तो मेरे दिल में मतलब धक से होता है, मैं रुक जाता हूँ वहीं चलते चलते। क्यों? क्योंकि भाई मैंने फील किया उसको। तुम्हारे लिए सिर्फ एक वर्ड है जेई मेंस, जेई एडवांस, आईआईटी, लेकिन भाई जिस बंदे ने अपने दिन के 16-16 12-12 घंटे रोज दिए हैं वो जानता है इन 3-4 वर्ड्स की कीमत क्या है, JEE इन 3 वर्ड्स की कीमत क्या है, या फिर आईआईटी इन 3 वर्ड्स की कीमत क्या है, बस वही जानता है, ठीक है। तो तुम वो बनो, ठीक है, और बस हार्ड वर्क इज़ द की, ठीक है। कुछ और ऑल्टरनेटिव है ही नहीं जो तुम सोचो कि भैया मुझे कुछ ऐसा बता दो कि भाई पहुंच जाऊँ। मैं तुमसे बस इतना कहूँगा कि इनऑर्गेनिक में NCERT उठाओ, लेकिन उसमें भी हार्ड वर्क है। रोज़ 1-2 पन्ना पढ़ना शुरू करो, जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम आएगा तब तक तुम्हारी इनऑर्गेनिक ख़त्म हो चुकी होगी। ऑर्गेनिक में तुम किसी अच्छे टीचर से पढ़ो, ठीक है। ऑर्गेनिक इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स, और वो जितने अच्छे होंगे, और देखो कॉन्सेप्ट वाली जितनी भी चीज़ है ना वो टीचरों से किया करो। मैथ्स जो है वो टीचर से पढ़ने वाली चीज़ है, ऑर्गेनिक जो है टीचर से पढ़ने वाली चीज़ है। देखो तुम्हें खुद समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, मैं लेकिन मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ इसमें। फिज़िक्स ऐसी चीज़ है जो आप टीचर से भी पढ़ सकते हो, खुद भी पढ़ सकते हो, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो रियल लाइफ में, तो वो इतनी रिलेटेबल होती है तो उसको पढ़ा जा सकता है। लेकिन ऑर्गेनिक ना बहुत रिलेटेबल होती है, देखो फिजिकल भी रिलेटेबल होती है, ठीक है। 1 मोल ऑफ फलाना, अब मोल आपको नहीं दिखता लेकिन आप समझ में तो आता है ना, कि जैसे 1 किलो होता होगा ऐसे मोल होता होगा, है ना, सोच तो सकते ही हो ना। लेकिन आप ऑर्गेनिक में क्या सोचोगे, बेंजीन 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 करता रहेगा टीचर, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो चीज़ें ऐसी हों जिनमें अंडरस्टैंडिंग लगे उसको टीचर से करो, मतलब जिनमें ऐसा लगे कि नहीं आ रहा है। जैसे मैं तो स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि इनऑर्गेनिक तो आप NCERT से कर सकते हो, फिज़िकल आप खुद से कर सकते हो, फिज़िक्स भी आप खुद से कर सकते हो, बच्ची ऑर्गेनिक और मैथ्स, इन दोनों को आपको एक अच्छे खासे टीचर से करना चाहिए। कोई रेप्यूटेड टीचर हो, अच्छी कोचिंग का, आपकी कोचिंग में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ऐसा टीचर ढूंढ लो वो आपकी नैया पार लगा देगा। मतलब एक्सपीरियंस टीचर होना चाहिए, सिर्फ नाम का नहीं होना चाहिए, और काम चलाऊ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप एक सीरियस चीज़ को टारगेट कर रहे हो ना, मेजॉरिटी उसके लिए कब से तैयारी कर रही है, मतलब कई सारे तो कर ही रहे हैं, तो ऐसे आप काम नहीं चला सकते उसमें, है ना। तो बस यही तुम्हें बोलूँगा कि लगे रहो, सिर्फ लगे रहने से ही होगा, ठीक है। और एक लाइन याद आ रही है मुझे चलते चलते, कि आधी भीड़ है छट चुकी, आधी भीड़ है छट चुकी, कुछ हार गए मैदान से। ऐसा ही है, देखो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है लेकिन ये मोटिवेट तुम्हें करके जाएगा। आधी भीड़ है छट चुकी, कुछ छोड़ गए मैदान से, आधी भीड़ है छट चुकी, कुछ छोड़ गए मैदान से, अगर तू टिका है तो जीत के ही जाएगा, ये लिखा है सृष्टि के संविधान में, ये निश्चित है सुनिश्चित है कि अगर आप लगे हुए हो तो आप अपनी नैया पार ज़रूर कर ले जाओगे। बस लगे होना है। एट प्रेजेंटली क्या आप लगे हो कि आज आपने जितना टारगेट सोचा था उतना पूरा किया, या 80% पूरा किया। और एक चीज़ याद रखना, टारगेट सबका पूरा कभी पूरा नहीं होता है, ठीक है। वो लाइन ऑफ परफेक्शन को बस आप टच करने की कोशिश किया करो रोज़। जैसे एक बंदा है, उसकी हाइट है 5-10, ठीक है। अब वो क्या करता है मान लो, और जब वो अपना हाथ उठाता है तब उसका हाथ पहुंचता है 6-7-6-8 फीट पे, ठीक है। मतलब जब वो अपना हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच करता है तो एक वो हाइट कवर करता है, उसको x मान लेते हैं, तो वो 1 फीट ऊपर और स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा ना, तो वो 6 अगर 7 छू पाता है, 6 फीट 7 इंच, तो वो कल ट्राई करेगा कि उसका हाथ 6 फीट 7.5 इंच छू पाए। इसी तरीके से आपको वो एक लाइन बना लेनी है कि इतना मेरे को रोज़ छूना है। अगर आपने टारगेट बनाया कि मैं रोज़ 10 घंटे पढ़ूंगा, और अगर आप 9 पढ़ रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन अब आप किसी दिन 7 पढ़ रहे हो, किसी दिन 3 पढ़ रहे हो, किसी दिन 11 पढ़ रहे हो, तो दिक्कत है ना, कंसिस्टेंसी नहीं है इसमें। अगर आप रोज़ 9 पढ़ रहे हो, 9:30 पढ़ रहे हो, उसकी तरफ बढ़ रहे हो आगे, तो आप सही जा रहे हो। लेकिन अगर आप उससे अपोजिट जा रहे हो या आप उससे फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा कर रही है, तो आप गलत जा रहे हो। ठीक है, या तो आपने टारगेट गलत सेट कर रखा है, या फिर आप गिव अप कर देते हो। दो ही एक रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, तो बस भाई जाते जाते यही कहना चाहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आवे फल होए। ऑल द बेस्ट।